हाँ ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या है? 0.25 ना। हाँ एक बार देख लेते हैं उसको, क्या क्या था? वेवलेंथ का रेशो लेमडा लाइमन बाय बाल्मर, मिनिमम वेवलेंथ ना। तो एक बात बताओ, मिनिमम वेवलेंथ, हाँ फॉर लाइमन, इंफिनिटी से 1, मतलब आपका N2 रहेगा इंफिनिटी से N1 1, और इधर बाल्मर सीरीज इंफिनिटी से 2। N2 इंफिनिटी से N1 2। कौन सा एटम है? नहीं दिया है, तो हाइड्रोजन एटम होगा और क्या। फिर बस रेशो लेमडा मिनिमम लाइमन बाय बाल्मर, तो एनर्जी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको लिख देंगे E इंफिनिटी माइनस E2, देखो उल्टा हो गया, डिवाइड बाई E इंफिनिटी माइनस E1। ऐसा क्यों किए? बिकॉज हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो वेवलेंथ का रेशो क्या हुआ? उल्टा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहां पे अगर मैं एनर्जी निकालूंगा तो कहां से कहां जाएगा बताओ? E इंफिनिटी से E1, ये होगा डेल्टा E यहां पे, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ 1 बाई लेमडा 1 इसको लिख सकते हो, या लेमडा लिख देते हैं, इसको लेमडा डैश कर देंगे। इधर डेल्टा E क्या होगा? E इंफिनिटी माइनस E2, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा डैश। बस इन्हीं दोनों का रेशो निकालना था। तो अब क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? तो एनर्जी के फॉर्मूले में डेल्टा E जो आएगा, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर ना। बाकी सब तो कांस्टेंट है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे Z कितना होगा? 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है, और इधर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, तो 1/4 आ रहा है ये। 1/4 मतलब 0.25 आंसर, 1/4 मतलब 0.25, यही आंसर था। देख लीजिए, तो ये पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप नोट कर लो, ये हो गया। अब फर्स्ट चैप्टर में लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइशियोमेट्री और परसेंटेज प्यूरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो करवाना होगा। ठीक है, बुकलेट रखे हैं आप लोग कोई? ठीक है, निकाल लीजिए उसको, उसमें काफी क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री का है? थैंक यू। हाँ तो कल टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, तो इसके वजह से यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट और उसका वो वाले टॉपिक का कम क्वेश्चन हुआ था, उसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी डाउट है आप वो पूछिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जैसे आप बोल रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी बहुत आसान है क्वेश्चन, मैं डिस्कस करूंगा तो आगे पूरा बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एक और टर्म है जो बहुत परेशान करता है मोल कॉन्सेप्ट में, वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो उसका भी एक एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको अभी। डीपीपी मिला है इस चैप्टर का? नहीं, मैं तो बोल दिया था, बहुत पहले से बोल के रखा हूं देने के लिए। नहीं मिला है, जबकि उनको देने के लिए बोल दिया गया है। अभी मैं फिर से बोल देता हूँ आप लोग को भी। जो मैम आई थी ना वहां पे अभी क्लास में, वो नीचे ही रहती है उसी बिल्डिंग में, केबिन है, आरती मैम। तो बस उन्हीं को बोलना है डीपीपी के लिए हमेशा। मैं तो बोल के रखा हूं कि दिलवा देना है, नहीं मिला तो आपको बोल के ले लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, हो गया? ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिखिएगा। ये अब फर्स्ट चैप्टर का करवा रहा हूं ना, तो उसमें ऊपर हेडिंग डाल लो, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा। चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन, क्योंकि कल टेस्ट है। तो लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लीस्ट। हाँ, मतलब वेट सबसे कम किसका है ये बताना है। वेज द लीस्ट, सबसे पहला ऑप्शन लिखिएगा नंबर 1। अब यहां पे एक नया टर्म देखने को मिलेगा, वो है ग्राम एटम। लिखिए 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन है, 3 into 10 power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। थर्ड ऑप्शन है 1 मोल ऑफ सल्फर। और फोर्थ है 7 ग्राम सिल्वर। ये लिखा है। सबसे कम मास किसका है ये बताना है। ये 4 ऑप्शन, हाँ सबसे कम। इसको मिटा रहा हूं ना अब। सबसे कम मास किसका है ये बताना है। हाँ ठीक है, अब यहां पे एक टर्म है ग्राम एटम, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। नहीं 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 नहीं, इतना मुश्किल नहीं है कुछ। देखो, जहां पे ये टर्म ग्राम एटम दिखे, जहां ये टर्म नोट करके लिख लीजिएगा, जहां पे ये टर्म ग्राम एटम दिखे तो इसका मतलब है मोल्स, सीधा, है ना? और जहां पे ये टर्म ग्राम मॉलिक्यूल दिखे, इसका मतलब भी है मोल्स। लेकिन अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। इतना लिखिए पहले, ग्राम एटम जहां लिखा हुआ दिख जाए मतलब मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स दिख जाए मतलब मोल्स। अब एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा आपको। तो एक एग्जांपल लिखिए, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है 5 ग्राम एटम ऑफ, सॉरी 4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो इसका मतलब होगा 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इसका मास कितना हो जाएगा? मास विल बी इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स कितना? 4, मोलर मास 16 लेंगे हम, तो ये आएगा 64 ग्राम। ठीक है, एग्जाम्पल 1। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है 4 ग्राम मॉलिक्यूल, फोर ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो इसका मतलब 4 मोल्स ऑफ O2, यस,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब क्या करेंगे बताइए, क्या डिफरेंस आ गया? 4 इंटू, अब मास अगर निकालना हो तो, हाँ, मोल्स इंटू मोलर मास। अब मोलर मास किसका लेंगे? 32। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 32, कितना आ जाएगा? 128। 128 ये है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करिए आप, अब बना लोगे आप। तो एक एक करके देखो, पहले तो मास निकालना है। 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मास निकालिए आप। डायरेक्ट लिखूं मास? मास लिख दूं? समझ में आ जाएगा? 2 इंटू 14 करूं? वेरी गुड, 28। 28 ग्राम। इसका मास लिखूं? मोल्स कितना दिख रहा है? हाफ। हाफ इंटू 12 कर दूं? पक्का? तो 6 ग्राम। 6 ग्राम। इसमें मोल्स 1 है, 1 इंटू 32, 32 ग्राम। और लास्ट 7 ग्राम सीधा, उसमें तो दे ही दिया है मास। तो करेक्ट आंसर सबसे कम अभी भी ऑप्शन 2। तो ऐसे प्रॉपर ऐसे लिख लीजिए, इसको नोट करिए और इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। देख हो गया? वेपर डेंसिटी के बारे में बताया था क्या कभी? वेपर डेंसिटी ये था सिंपल उसमें कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी लिखा है तो इंटू 2 करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा कंपाउंड का। ये एक आध जगह शायद कहीं यूज हुआ था, कहीं पे, है ना? हाँ, बस इंटू 2 करने से उसमें मोलर मास आएगा। कॉपी में चेक करिए, लिखे होंगे आप लोग। नहीं बताया था? नहीं बताया था तो लिख लेंगे ना उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा फिर। कई बार क्वेश्चन में दिख सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि कल टेस्ट में आप लोगों को कोई भी ऐसा नया चीज दिखे जो देख के परेशानी हो। चाहोगे क्या ऐसा? नहीं ना? इसीलिए हर तरफ से कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ लिखिए। लिखिएगा वेपर डेंसिटी, लिखिए वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, सामने मिटा दूं पूरा। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस is 11.2. Vapor density of gas is 11.2. Vapor density of gas is 11.2. 11.2. Full stop. Volume occupied by 2.4 gram. Volume occupied by 2.4 gram of this gas at STP will be
ऑप्शंस लिखिए। फर्स्ट ऑप्शंस लिखिए 11.2 लीटर, सेकेंड ऑप्शन 2.24 लीटर, थर्ड ऑप्शन 22.4 लीटर और फोर्थ ऑप्शन 2.4 लीटर। हाँ, तो सबसे पहले तो लिख लो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, लिखिए मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इसको लिखिए। हाँ, वेपर डेंसिटी कितना दिया है 11.2, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 11.2, तो 22.4 हो गया। 22.4 ग्राम है इसका मोलर मास, इस सब्सटेंस का। अब क्या पूछा है आपसे, वॉल्यूम पूछा है कितने ग्राम के लिए, हाँ वॉल्यूम पूछा है ना, ठीक है। तो 22.4 ग्राम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइज, ये कितने मोल्स का मास है 1 मोल का, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कितना लीटर 22.4 लीटर। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल है ये, देखो ना मोलर मास लिखा हूं, तो मास ऑफ 1 मोल है ना वो, तो दिस मच ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज कितना 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। देन निकालना कितने का है आपको 2.4, देन 2.4 ग्राम ऑफ द गैस, 2.4 की 2.24 है, 2.4 है, 2.4 of the gas gram of the gas will occupy मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2.24 होना चाहिए, इसको करेक्ट करो, 2.24 कर लो क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे में आंसर नहीं आ पाएगा। 2.24 ग्राम ऑफ द गैस विल ऑक्यूपाई कितना आ जाएगा 22.4 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 2.24, तो आंसर आ रहा है 2.24 लीटर। अच्छा वो था क्या, हाँ तो 2.4 में 2.4 आता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसको क्या किए फिर 2.24 किए हो कि 2.4 किए हो, 4 ही है अभी, चेंज तो नहीं किए हो, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अगर कर दिए हो तो एक सेकेंड कर दिए हो तो सेकंड है ऑप्शन, और नहीं किए हो तो फोर्थ है ऑप्शन। मैं क्या करूं बताओ, नहीं दोनों नहीं टिक कर सकते। 2.4 है ना, तो 2.4 ही रखिए, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2.4, यहां पे भी 2.4 ही रहेगा, तो 2.4 लीटर आएगा, ऑप्शन डी। मैं सोच रहा था ऑप्शन में नहीं है, और अगर 2.24 कर दियो तो वो आंसर आएगा, हो गया। तो वेपर डेंसिटी का एक और देता हूं फिर, हो गया इतना, लिखिएगा आगे, ध्यान से करना ना, या तो आप वैल्यू चेंज कर दिए हो तो ध्यान से, नहीं किए हो तो ये है आंसर, फोर्थ ऑप्शन। 2.24 कर दिए थे तो सेकंड है ऑप्शन, देख लेना। तो आगे फॉर्मूला क्या याद रखना होगा आपको, मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये याद रखिएगा, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास आएगा। नेक्स्ट, अ गैस इज फाउंड टू हैव द फॉर्मूला, अ गैस इज फाउंड to have the formula, a gas is found to have the formula ऐसा दिख रहा है COX, ये देखो CO और फिर X ऐसे लिखा है COX, फिर लिखा है इट्स वेपर डेंसिटी इज 70,
its vapor density is 70 COX लिखा हुआ है, its vapor density is 70, वेपर डेंसिटी दिया है इसका 70। आपको बताना है फुल स्टॉप द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी, द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी, बहुत आसान है ये तो। द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी, फर्स्ट ऑप्शन 7, x का वैल्यू बताना है 7, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन 5 और फोर्थ ऑप्शन 6। 7 4 5 6 बताइए क्या बताया गया है? वेपर डेंसिटी इंटू 2 करने से मोलर मास आएगा। मोलर मास कितना आ रहा है? 140 है ना, तो x कितना होना चाहिए? कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाँ कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, दिस इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना? 140। देखो तो x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 140 बाई कितना? 28। आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 12 प्लस 16 x नहीं करेंगे? नहीं, x होल मल्टीप्लाइड है ना, तो आंसर आ रहा है 5 आ रहा है आंसर। देख लो COX लगा इसमें, CO और x नीचे था फिर। मेरा भी है। हो गया। तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 करने से मोलर मास आएगा 140, उसी वजह से लिखा हूं वहां पे। समझ में आ रहा है कि और अच्छे से लिख के दिखाऊं? 70 इंटू 2 किए तो आया 140, और जो भी टोटल मोलर मास है इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन इंटू एक्स के बराबर है। ठीक है ना, तो एक्स आ गया 5 है आंसर। नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट वाली क्लास भी यहीं लगेगी ना, आज तो यहीं लगेगी कम से कम। हाँ लिखिएगा आगे, ये वाला क्वेश्चन किए हैं क्या? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखिए, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in 4.2 gram of nitride ion, नाइट्राइड मतलब N3 माइनस आयन is फर्स्ट ऑप्शन 2.4 Na, सेकेंड ऑप्शन ये किए थे क्या? नहीं किए थे वाला 4.2 Na, थर्ड 1.6 Na और लास्ट 3.2 Na। बताइए .2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? N3 माइनस में। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में? 5। एक नाइट्रोजन एटम में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो N3 माइनस में कितने होंगे? 8, करेक्ट।
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3 माइनस नाइट्राइड आयन। तो एक आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स निकाल सकते हैं 4.2 ग्राम में? कैसे? मोल्स निकालेंगे, फिर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स आएगा, इंटू 8 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हो गया, ट्राई करिए। सबसे पहले मोल्स निकालिए। मोल्स गिवन मास 4.2 ग्राम बाय मोलर एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 ही रहेगा, है ना? तो ये कितना आ गया? 0.3 मोल्स। नंबर ऑफ आयंस 0.3। नंबर ऑफ N3 माइनस आयंस कितना होगा? इनटू एवोगैड्रोस नंबर 0.3 Na। एक N3 माइनस आयन में 1 आयन ऑफ N3 माइनस कंटेन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया 8 कैसे हुआ? क्योंकि 5 होता है एटम में, 3 और एक्स्ट्रा 8। देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 0.3 Na आयंस कितना होगा? 8 इंटू 0.3 Na, तो आंसर 2.4 Na। ये आंसर है 2.4 Na। देखिए 2.4 Na। हो गया? एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का तो काफी प्रैक्टिस किए हैं, है ना? नेक्स्ट लिखूं? इंसुलिन कंटेन्स, हाँ, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, 3.4% sulfur. What will be the minimum molecular weight, the minimum molecular weight of इंसुलिन? इंसुलिन का फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है इसके लिए, उसके बिना भी बन जाएगा। ऑप्शंस लिखिए। फर्स्ट 94.117, सेकेंड ऑप्शन 1884, थर्ड ऑप्शन 941.176, लास्ट 976। क्या कर सकते हैं इसमें, सोचिए। 3.4% सल्फर है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इंसुलिन का बताना है।
देखो एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम। तो इंसुलिन का जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें कम से कम कितना सल्फर आ सकता है? एक तो आएगा ही, मिनिमम एक सल्फर एटम तो होगा ही ना, 1 सल्फर एटम, है ना। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है आपसे, कम से कम एक सल्फर एटम तो होगा ही। अब देखो कितना मास दिया है सल्फर का, 3.4%। तो अगर 100 ग्राम, इधर देखिए 100 ग्राम इंसुलिन लेते हैं, 100 ग्राम इंसुलिन, तो उसमें कितना ग्राम है सल्फर? 3.4 ग्राम सल्फर। ये आया समझ में? इतना है। तो कम से कम एक सल्फर एटम, मिनिमम 1 सल्फर एटम तो होगा ही। उसका मास कितना होगा? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम के लिए मास कितना होना चाहिए बताओ? 100 ग्राम में 3.4 है, तो 32 ग्राम में कितना होना चाहिए? 3.4 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम प्रेजेंट होगा कितने में? 100/3.4। तो 32 के लिए कितना? इंटू 32, इसको निकाल लो तो ये आ जाएगा आंसर आपको। मिनिमम 1 सल्फर एटम विल बी प्रेजेंट इन, कितना ग्राम आ रहा है इंसुलिन का, वही आंसर है। मेरे ख्याल से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका यही 941.176 आना चाहिए। चेक करो, 941.176 देख लो। देख लो, उसको बस सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। 3200 डिवाइड बाई 3.4 या 32,000 डिवाइड बाई 34 कर लो तो 941.176 आंसर। तो कैसे किए? 100 ग्राम एज्यूम किए इंसुलिन को, तो 3.4 ग्राम सल्फर था उसमें, है ना। कम से कम एक सल्फर एटम तो होगा ही। उसका मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट होने के लिए इंसुलिन को कितना होना चाहिए कम से कम? तो 100/3.4 इंटू 32, यूनिटरी मेथड है, सिंपल। तो आ गया आंसर, ऑप्शन 3 आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप का एक और दूं। कौन सा वेट? हाँ, सब ग्राम में है। मॉलिक्यूलर वेट है तो सब बाय डिफॉल्ट ग्राम में है। जी लिख सकते हैं यहां पे। ये लो, उसको ठीक से डिवाइड करिए। ए आ रहा है कि 3 आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है, देख लो। 32,000 डिवाइड बाई 34 कितना? 0.941 आ रहा है वो तो दोनों वही 0.941 है। देखो ना इधर 32,000 है तो 941 ही तो होगा डिवाइड बाई 34, यही तो होगा। 1000 है ना, डिजिट्स देख लो एक बार। तो एक डिजिट कम होगा ना, 2 डिजिट कम होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या हंड्रेड्स में तो रहेगा ही। देखो डिवाइड करके 941.176 देख लीजिए। मतलब 941 आ गया, उसके आगे का। हाँ ठीक है ना, ऑप्शन तो सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और लिखिए, ये आपके बुकलेट का ही दे रहा हूं सेलेक्ट करके। हीमोग्लोबिन, अब इंसुलिन हो गया, अब नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन का स्पेलिंग जानते हो क्या होता है? हाँ, HAEMO, है ना। हीमोग्लोबिन लिखिए। हीमोग्लोबिन कंटेन्स, कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन मेल में 13 से 18 तक भी चलेगा, और फीमेल्स में 11 से 16 तक। हाँ,
हीमोग्लोबिन कंटेन्स, लिखिए, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% आयरन. हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% of iron by weight. Hemoglobin contains 0.33% of iron by weight. Full stop. Full stop. The molecular weight of hemoglobin, the molecular weight of hemoglobin is, the molecular weight of hemoglobin is 67,200. Molecular weight of hemoglobin is 67,200. Full stop. The number of iron atoms, the number of iron atoms present in one molecule of hemoglobin, the number of iron atoms present in one molecule of hemoglobin, one molecule of hemoglobin is present in one molecule of hemoglobin is, first option 6, second option 1, third option 4 और लास्ट ऑप्शन 2. 6 1 4 2. 6 1 4 2. तो ऐसे ही बनेगा. देखो यहां परसेंटेज कितना था, 3.4 ना, तो वहां पे है 0.33, 0.33 है उसकी जगह. और आयरन का एटॉमिक मास बताओ, 56. वेरी गुड, 56. और अब की बार मोलर मास दे दिया है आपको कंपाउंड का 67,200. तो आपको नंबर ऑफ आयरन एटम्स बताना है. तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, सपोज x आयरन एटम्स, x नंबर ऑफ आयरन एटम्स है. ठीक है, इसका मोलर मास कितना दिया है, 67,200 मोलर मास, 67,200 ग्राम. देख लो. और कितना परसेंट प्रेजेंट है आयरन, 0.33% आयरन. तो मतलब अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम हीमोग्लोबिन, ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना है, 0.33 ग्राम आयरन. देखो ठीक है ना. तो बताइए 67,200 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होगा, हंड्रेड में है इतना, तो 0.33/100 इंटू, नहीं 67,200, पहले इसको निकालिए. तो ये हो जाएगा 33 इंटू 672/100. 672 इंटू 33 कर लो बस. और कितना, 22
221.76 56 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, तो अप्रॉक्स 4 आंसर, नंबर ऑफ आयरन एटम्स। ऑप्शंस में है 4, हाँ, तो 221.76 बाई 56, तो ये आ रहा है 3.9, अप्रॉक्स 4 आयरन एटम्स आंसर। एक वेल्डिंग गैस वाला क्वेश्चन करवाया था ना, बहुत अच्छा। हो गया, फोर आ रहा है आंसर। कैसे किए? पहले 100 ग्राम में कितना आयरन था? 0.33 ग्राम, तो इतने ग्राम में कितना होगा, वो उसका मोलर मास है, तो उसमें हमने निकाल लिया 221.76 ग्राम। इतना ग्राम है कार्बन उसके एक मॉलिक्यूल में, तो कितने आयरन एटम्स हैं? तो एक एटम का मास कितना होता है आयरन का? 56, तो बस उससे डिवाइड किए तो आ गया आंसर। इसमें आपको एक टर्म पैरामीटर्स ऑफ कंसंट्रेशन में नॉर्मेलिटी भी दिख सकता है, जैसे जब आप सॉल्व करोगे तो, लेकिन वो क्लास 12th में है, अभी नहीं है ना। एक टर्म ये दिख सकता है, नॉर्मेलिटी लिखा हुआ, कैपिटल N, पैरामीटर्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी, ये क्लास 12th में है, ठीक है। नॉर्मेलिटी नहीं आएगा अभी, तो नहीं आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। जो आ सकता है वो है परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्यूरिटी आ सकता है, ठीक, तो वो मैं बता देता हूं आपको। लिखिएगा एक क्वेश्चन, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, लिखिए, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड according to the following reaction, ammonia is produced according to the following reaction, according to the following reaction, reaction लिखिए, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ऐसे लिखो, है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसमें लिखिएगा, in an experiment 0.25 mole, in an experiment 0.25 mole of NH3 is formed, in an experiment 0.25 mole of NH3 मतलब अमोनिया, 0.25 mole of ammonia is formed when 0.25 mole of ammonia is formed when 0.5 moles of nitrogen is reacted, 0.5 moles of nitrogen is reacted with 0.5 moles of hydrogen, 0.5 moles of nitrogen
is reacted with 0.5 moles of hydrogen. नाइट्रोजन बोलने से N2 लिखना है आपको और हाइड्रोजन के लिए H2 लिखना है ना, फुल स्टॉप. व्हाट इज ये देखो परसेंटेज यील्ड, मतलब आउटपुट को बोलते हैं. यील्ड किसको बोलते हैं? आउटपुट को, है ना. या फिर कई बार ऐसे भी लिखा रहेगा परसेंटेज प्यूरिटी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है. अब कैसे निकालेंगे बता रहा हूं, परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज आउटपुट. मतलब किसका निकालना है? इसी का, अमोनिया का. प्रोडक्ट का ही निकलता है हमेशा. किसका निकलता है? यहां नोट कर लो, ये दोनों चीज निकलता है प्रोडक्ट ऑलवेज, क्योंकि आउटपुट तो वही है ना. और यील्ड का मतलब होता है आउटपुट. ये सब लिख के रख लीजिए ऐसे. अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइशियोमेट्री दोनों एक साथ यूज होगा, प्लस परसेंटेज यील्ड भी निकालना है. तो कोई घबराने वाली बात नहीं, बस एक नया स्टेप करना है और कुछ नहीं. और उस फॉर्मूले को अलग से याद रखिएगा बस. ठीक है, देखो हाँ, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट याद है कि भूल गए? याद है. सबसे पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देखिए, 2NH3. हाँ, ऑप्शंस नहीं बताया मैं, ऑप्शंस लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखो. 4 ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन 75%, सेकेंड ऑप्शन 50%, लिखिए 75%, 50%, थर्ड 33% और लास्ट 25%. ठीक है, 75, 50, 33 या फिर 25%. अब देखो कितना कितना मोल्स दिया है बताओ. इसका 0.25 कि 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स और इसका 0.5 मोल्स, दोनों का. ठीक है, और ये कितना जनरेट हो रहा है? कितना? 0.25 मोल्स. ऐसे ही दिया है ना. और फिर इसका आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. स्टैंडर्ड मोलर रेशो क्या है? स्टैंडर्ड मोलर रेशो ऑफ नाइट्रोजन बाई हाइड्रोजन कितना है? 1/3 है. कैसे पता चलता है? ये हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं. ये सब तो बताया था ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से. अब न्यू मोलर रेशो क्या है? हाँ, न्यू मोलर रेशो लिखिए. न्यू मोलर रेशो वो है नाइट्रोजन बाई हाइड्रोजन का 0.5/0.5, जो क्वेश्चन में आपको दिया है. न्यू मोलर रेशो मतलब गिवन इन क्वेश्चन. ठीक, कितना आया? 1:1 आ रहा है. अब एक बात बताओ, न्यू मोलर रेशो बड़ा है कि स्टैंडर्ड मोलर रेशो? न्यू बड़ा है ना. न्यू मोलर रेशो इज ग्रेटर देन, तो कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? ग्रेटर देन स्टैंडर्ड मोलर रेशो. बताओ, ये 1 इज ग्रेटर देन 1/3 ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? अब बड़ा आ गया मतलब, बड़ा आ गया मतलब डिनोमिनेटर इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ये तो लिखवाया था आपको. डिनोमिनेटर में किसको लिए हैं? हाइड्रोजन. तो लिख दूं डायरेक्ट, समझ में आएगा. तो देयरफॉर हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट. अब इसके हिसाब से क्या बनेगा? अमोनिया. नाउ अब फिर बैलेंस्ड इक्वेशन से देखिए, 3 मोल्स हाइड्रोजन जनरेट्स 2 मोल्स
अमोनिया, है ना, और अभी कितना मोल्स है? 0.1 हाँ, देन 0.5 मोल्स है ना अभी, तो हाइड्रोजन विल जनरेट कितना? 2/3 इंटू 0.5, 1/3 आ रहा है, 1/3 मोल्स मतलब 0.33 मोल्स अमोनिया। ये देखो 0.33 मोल्स अमोनिया, इतना आ गया। यहां तक तो कोई नया चीज नहीं है, यहां तक आपको बिल्कुल सिखाया गया है, कुछ भी नया नहीं है अभी, बस लास्ट स्टेप में परसेंटेज यील्ड जब निकालेंगे तो नया है। ठीक, तो फॉर्मूला लिखिएगा परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्यूरिटी का एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय theoretical mass of product, theoretical mass of product into 100, ये होता है into 100 बस। तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल मास कितना है? जितना दिया है ये एक्चुअल मास है, जो गिवन है ना आपको अमोनिया का, दिस इज द एक्चुअल मास। हाँ करेक्ट, एक्चुअल मास। और थ्योरेटिकल मास क्या है? मास या मोल्स भी बोल सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी लिख दूं क्या? ज्यादा अच्छा रहेगा, मास भी आ सकता है, मोल्स भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल क्वांटिटी, थ्योरेटिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्चुअल है 0.25 मोल्स, थ्योरेटिकल कितना आया? 0.33 मोल्स इंटू 100। अब कर लीजिए कितना आ रहा है, तो 25/33 इंटू 100 कितना? इसको लिखिएगा थ्योरेटिकल क्वांटिटी। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा फिर आंसर। और क्वांटिटी का मतलब याद रखो क्या क्या हो सकता है। क्वांटिटी कैन बी व्हाट? मोल्स, या फिर मास, या फिर वॉल्यूम, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। 75% आ रहा है आंसर, ये देखिए 75%। अब एक एक स्टेप ध्यान से देख लो, ये चीज आपको गिवन था, है ना। तो यहां पे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट भी हुआ है, स्टोइशियोमेट्री भी हुआ है, और परसेंटेज यील्ड भी हुआ है। इस क्वेश्चन में तीनों यूज हुआ है। अब कुछ नहीं बचा, अब सब हो गया ना। चुन चुन के जो भी था रिमेनिंग 1-2 टर्म और सारी चीजें वो भी डन। हाँ, अगर आप बुक बना रहे हो और परसेंटेज यील्ड या प्योरिटी वाला क्वेश्चन है और उसमें कोई खतरनाक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इंसुलिन आया था वर्ड, कहां यूज हुआ फॉर्मूला? जो भी कंपाउंड है उसको एज इट इज रहने दो और इक्वेशन से काम चलाओ जो गिवन है। इक्वेशन कुछ भी दिया हो, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ कुछ भी दिया रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? इसी डेटा को लेके ही तो आगे सॉल्व किए हैं। तो यही प्रोसेस रखना है आपको। तो कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख जाए, कुछ दिख जाए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस यही रहेगा, फॉर्मूला याद रखिए और आएगा आंसर। आज जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? कल टेस्ट है फिर, लेकिन इस बार तो टाइमिंग नहीं बताए हैं। 3 से 6 नहीं, आज कंफर्म करके जाना, इनको बताना चाहिए 3 से 6 है कि 9, 3 सुबह है, 9 से। लास्ट टाइम क्या हुआ था? 3 से 6 था। हाँ ये बात भी है। चलो ये हो गया।
हो गया। और कुछ पूछना है? अच्छा इधर देखो, सुनो एक बार लास्ट। ऐसा भी तो आ सकता है ना क्वेश्चन की परसेंटेज प्यूरिटी दिया हो और आपको एक्चुअल मास पूछ रहा हो, तो निकाल लोगे ना इतना, तो पढ़ के समझ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, उसमें घबराइएगा मत। और ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके बुकलेट में, PYQ एक बार देखना, प्रीवियस ईयर जेई मेन का, तो एनकाउंटर हो जाएगा उसमें एक दो, तो उसको आज कर लेना और बाकी नोट्स अच्छे से कर लीजिएगा, गारंटी है पूरा बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरा। अब देखो, अब वहां जाके दिमाग खराब हो जाएगा आपका तो अलग बात है ना, या फिर कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में या लॉजिक में कहीं हो सकती है प्रॉब्लम, बाकी कॉन्सेप्ट और वो सब आपको पता है जो आना चाहिए। ठीक, ठीक है, आज जाके एक बार PYQ देख लो। PYQ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके अभी क्लास 12th के मिक्स्ड हैं, तो उससे परेशान मत होना, जो ऐसा लगे पढ़ के समझ में आने लगे, परसेंटेज, प्यूरिटी, यील्ड, ये वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना और कॉपी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक, और कुछ पूछना है किसी को? ओके, आ जाओ 10 मिनट में फिर। थैंक यू।